आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद एनर्जेटिक और फैक्ट से भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। अक्सर हम प्राचीन इतिहास को सिर्फ पश्चिमी नजरिए से देखते हैं, लेकिन आज हम प्राचीन भारत के उस एडवांस्ड और अक्सर अनदेखे इतिहास में गोता लगाएंगे जिसने इस जमीन को सोने की चिड़िया बनाया था। ये सच में एक ऐसा इतिहास है जो अपने गहरे ज्ञान और वैज्ञानिक सोच से आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट आज के अपने रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा, वैदिक काल और समाज। तीसरा, मौर्य साम्राज्य और समाज। चौथा, प्राचीन शिक्षा केंद्र। और पांचवा, विज्ञान और चिकित्सा। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, सिंधु घाटी सभ्यता। इस टाइमलाइन के स्केल पे नजर डालना सच में लिटरली हैरान करने वाला है। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि 2.5 लाख साल पहले भी यहाँ इंसानी गतिविधियाँ मौजूद थीं और वैज्ञानिकों के मुताबिक तब होमो सेपियंस के साथ साथ 10 से 12 ऐसी मानव प्रजातियां भी रहती थी जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। फिर 7000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का उदय होता है और उसके बाद 2000 ईसा पूर्व के करीब वैदिक काल आता है। इतिहास का ये दायरा सच में बहुत विशाल है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब भी प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र होता है तो आमतौर पर इजिप्ट और मेसोपोटामिया की ही बात की जाती है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ज्योग्राफिकली उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लश टॉयलेट, बेहतरीन सीवर सिस्टम और पब्लिक पूल जैसी चीजें बिल्कुल साफ बताती हैं कि इनकी टाउन प्लानिंग अपने समय से कितनी ज्यादा आगे थी। इस सभ्यता के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाना होना तो बस इस एक नंबर को देखते हैं, 10%। कहा जाता है कि अपने पीक पर दुनिया की कुल आबादी का पूरा 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक सभ्यता में रहता था। ये एक बहुत ही मैसिव और इम्पैक्टफुल आंकड़ा है। वैसे ये बात तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। आज पूरी दुनिया में जो नेविगेशन शब्द इस्तेमाल होता है, क्या कभी ध्यान दिया गया है कि वो आया कहाँ से? ये शब्द दरअसल संस्कृत के 6000 साल पुराने शब्द नवगति से निकला है। मतलब समुद्र के रास्ते यात्रा करने की ये कला भारत में ही विकसित हुई थी ताकि इजिप्ट जैसी सभ्यताओं के साथ आसानी से व्यापार किया जा सके। चलिए इस टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये वाली डिटेल तो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। 1000 ईसा पूर्व में ही यहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए जिंक एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था। सबसे कमाल की बात यह है कि इस बेहद कॉम्प्लेक्स तकनीक को लगभग 4000 सालों तक गुप्त रखा गया। फिर माना जाता है कि इसे एक चीनी व्यक्ति ने चुरा लिया और बाद में अंग्रेजों ने इसे अपना लिया। ये सब जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आना स्वाभाविक है। आखिर इतनी बड़ी, इतनी मजबूत और इतनी एडवांस्ड सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ कैसे? ऐसा क्या हुआ होगा जिसने सब कुछ खत्म कर दिया? इस पतन के पीछे स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस के बीच कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे आर्यों के अराइवल या माइग्रेशन से जोड़ते हैं, जिस पर आज भी डिबेट जारी है। वहीं कई एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा कारण मानते हैं, क्योंकि 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी सूखने लगी थी। और कुछ का ये भी मानना है कि शायद किसी भयंकर बाढ़ ने इस पूरी सभ्यता को तबाह कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, वैदिक काल और समाज। हिस्टोरियंस के मुताबिक जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम की शुरुआत असल में ऑक्यूपेशन यानी काम के आधार पर हुई थी। जो जैसा काम करता वो उस वर्ग में आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये एक बहुत ही कठोर और रिजिड जन्म आधारित सिस्टम में बदल गया, जहां इंसान का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होना उसके जन्म से ही तय होने लगा। यहाँ एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करना बेहद जरूरी है। सनातन धर्म को अक्सर लोग पॉलीथियस्टिक यानी कई भगवानों वाला धर्म मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक मोनोथियस्टिक रिलीजन है जो एक ही सर्वोच्च सत्य यानी ब्रह्म को मानता है। और दिलचस्प बात यह है कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को ही आगे चलकर जियोग्राफिकली हिंदू कहा जाने लगा। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, मौर्य साम्राज्य और समाज। यहाँ सबसे जरूरी और शायद थोड़ा सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि प्राचीन भारत में महिलाओं का स्टेटस काफी प्रोग्रेसिव था। स्वयंवर की प्राचीन प्रथा इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी और हक था कि वे अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकें। ये उस समय के हिसाब से बहुत ही एडवांस सोच थी।
और हिस्टोरियंस की ये सहमति तो सच में एक गेम चेंजर है। मेगास्थनीज और एरियन जैसे ग्रीक विचारकों ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि उस वक्त दुनिया के बाकी बड़े साम्राज्यों के उलट प्राचीन भारत में स्लेवरी यानी दास प्रथा का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इतिहास की किताबों में अक्सर छिप जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, प्राचीन शिक्षा के केंद्र। ये कंपैरिजन एजुकेशन के मैसिव स्केल को कितने बढ़िया ढंग से इलस्ट्रेट करता है। एक तरफ तक्षशिला है जो 700 ईसा पूर्व की दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, जहां 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स 60 से ज्यादा विषय पढ़ते थे। दूसरी तरफ 5वीं सदी की विशाल नालंदा यूनिवर्सिटी है, जहां 1500 टीचर्स पढ़ाते थे और छात्रों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लेकिन इस सुनहरे दौर का एक बेहद डार्क और दुखद चैप्टर भी है। 90 लाख, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन हैंड रिटन किताबों और मैन्यूस्क्रिप्ट्स का नंबर है जिन्हें 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह करते वक्त जला दिया था। बताया जाता है कि लाइब्रेरी की वो आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही थी। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान और चिकित्सा। ये टाइमलाइन तो डेफिनेटली ध्यान खींचती है। वेस्टर्न साइंस से सदियों पहले भारत के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने न्यूटन से 1200 साल पहले ही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दे दिया था, और आर्यभट्ट ने कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही ये बता दिया था कि धरती अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। शून्य यानी जीरो की खोज भी तो यही हुई थी। इस डीप डाइव में वैमानिक शास्त्र का जिक्र करना बहुत ही फैसिनेटिंग है। ये एक ऐसा प्राचीन और पौराणिक ग्रंथ है जिसमें स्पेसक्राफ्ट बनाने के तरीके, उनके प्रोपल्शन इंजन और यहाँ तक के अंतरिक्ष यात्रियों की डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके बेहद कॉम्प्लेक्स डिटेल्स और तकनीक मौजूद हैं। मेडिकल फील्ड में तो ये प्राचीन सभ्यता आज की मॉडर्न मेडिसिन को भी सीधी टक्कर देती है। लगभग 800 ईसा पूर्व में फिजिशियन महर्षि सुश्रुत मोतियाबिंद की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पथरी निकालना और यहाँ तक कि ब्रेन सर्जरी जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक कर रहे थे। सुश्रुत संहिता और आचार्य चरक द्वारा लिखी गई चरक संहिता जैसे विशाल ग्रंथों ने अर्ली मेडिकल साइंस और आयुर्वेद का एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार किया। इन किताबों में हजारों बीमारियों और जड़ी बूटियों का एकदम सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, जो आज भी रेलेवेंट है। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही प्रोफाउंड और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। ये एक सोचने वाली बात है कि अगर नालंदा में मौजूद स्वदेशी ज्ञान की वो 90 लाख किताबें कभी नष्ट ना हुई होती, तो आज इंसानियत विज्ञान और तरक्की के किस मुकाम पर होती? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में इतिहास और भविष्य दोनों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है।